मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं है। अगर मार्केट एक दिन ऊपर जाता है तो कम से कम 2 से 3 दिन मार्केट नीचे आ रहा है। अगर आप देखोगे तो मार्केट अपने जो टॉप हिट किया था उससे करीब 8 से 10% नीचे चल रहा है और 8 से 10% का करेक्शन काफी अच्छा करेक्शन माना जाता है जब भी हम लोग करेक्शन की बात करते हैं, मार्केट नीचे गिरने या डाउनफॉल की बात करते हैं। अब आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। सवाल ये है कि जब मार्केट गिर रहा हो तो हमें अपनी SIP या म्यूचुअल फंड के साथ क्या करना चाहिए। क्या गिरते हुए मार्केट में बहुत सारे लोग कहते हैं कि और पैसे डालो, तो क्या मुझे एक नई SIP ले लेनी चाहिए या मुझे जितना कर रहा हूं उतना ही करते चलूं और लगातार बना रहूं, या मुझे अपनी SIP बंद कर देनी चाहिए या अपना जो एग्जिस्टिंग SIP है उसी को टॉप अप करना चाहिए। एक मैं आपको डेटा बताता हूं कि मार्च 2026 के एंड तक अगर आप देखोगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट से लगभग 34 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइप आउट हो चुका है। इसका मतलब क्या है, इतने पैसे खत्म हो गए हैं, गायब हो गए हैं मार्केट से। अब जब ऐसा इन्वायरमेंट है, ऐसी चीजें चल रही है मार्केट में, तो जाहिर सी बात है मेरे और आपके जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो थोड़ा पैसा लगाते हैं, अपना पैसा वेल्थ क्रिएट करने के लिए लगाना चाहते हैं, इधर अपनी कमाई हुई पैसे हैं, हार्डवर्क से किया हुआ पैसा है, वो लगाते हैं, तो पहला क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है कि यार लास्ट 1-2 साल में तो कोई रिटर्न ही नहीं आए हैं, SIP नेगेटिव दिख रही है, कहीं SIP को बंद करना तो सही डिसीजन नहीं होगा। इसलिए आज मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देने वाला हूँ। मैं केवल आपको ये प्रॉब्लम बताऊंगा, प्रॉब्लम समझाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस सिनेरियो को देखें ताकि आप सही डिसीजन ले सकें और इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। सबसे पहला पॉइंट है वैल्यूएशन का पॉइंट। वैल्यूएशन का पॉइंट मतलब इस समय जो मार्केट में कंपनीज हैं तो क्या उनकी वैल्यूएशन ज्यादा है, कम है, क्या कंडीशन है, मतलब क्या मार्केट महंगा है, सस्ता है, क्या कंडीशन है। तो एक डेटा देखते हैं। जो BSE 500 यूनिवर्स की 51.6% कंपनीज हैं, मतलब जो BSE में 500 कंपनीज हैं उसमें 51.6% कंपनीज का वैल्यूएशन लास्ट के 3 साल के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है, राइट। 41% कंपनीज ऐसी हैं जिनका वैल्यूएशन लास्ट के 7 इयर्स के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है। 41% कंपनीज ऐसी हैं। 39.8% कंपनीज ऐसी हैं जिनका वैल्यूएशन 10 ईयर के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है, सबसे निचले स्तर पे है, मतलब वो 10 साल में सबसे कम वैल्यूएशन पर है। ऐसी 40% कंपनीज हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सारी कंपनीज नहीं, लेकिन आधे से ज्यादा ऐसी कंपनीज है जिनका मार्केट कैप वैल्यूएशन कम हुआ है, मतलब मार्केट हमारे लिए सस्ता हुआ है। अब आप मान लो आप प्याज और लहसुन खाते हैं। अब मार्केट में अगर मान लो 500 रुपए किलो प्याज हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप सब्जी खाना, दूध खाना तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन प्याज खाना चलो यार कंट्रोल कर लेंगे। तो अगर 500 रुपए किलो हो जाए, 400 किलो प्याज हो जाए, तो हम बहुत ही लिमिटेड प्याज लेकर आएंगे या प्याज नहीं लेकर आएंगे। और लेकिन मान लो प्याज बहुत ही कम हो गया, बहुत ही रेट उसके कम हो गए, 10 रुपए किलो हो गया, तो आप क्या करेंगे? फिर तो आप प्याज जिस तरीके से खाते हैं खाएंगे ही। प्याज के पकौड़े भी बन रहे हैं, प्याज की और भी चीजें बन रही है, राइट। जिस तरीके से ये मार्केट में हम अपना बिहेवियर दिखाते हैं, अपना इमोशन दिखाते हैं, हम जिस तरीके से मार्केट में खरीदारी करते हैं, हमारे जैसे लोग ही तो शेयर मार्केट में है, उनका इमोशन भी ऐसे ही चलता है। तो मार्केट अगर सस्ता है तो हमें ज्यादा यूनिट्स लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उतना ही पैसा लगाएंगे जितना पहले पैसा लगाते थे, अब मार्केट सस्ता है तो मुझे ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी। इसका मतलब लॉन्ग टर्म में मुझे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, लॉन्ग टर्म में मुझे ज्यादा फायदा होने वाला है। तो पहले पॉइंट पे ये तो क्लैरिटी है हमें कि मार्केट अभी ओवर वैल्यूड नहीं लग रहा है। फिर दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ठीक है, आप कह रहे हो कि मार्केट सस्ता है और लोग ज्यादा खरीदने चाहिए, सब कुछ है, लेकिन भाई साहब रिटर्न तो नहीं दे रहा है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट रिटर्न नहीं दे रहा है, अब क्या करें? इसका जवाब हमें मिलता है कोविड के टाइम से। कोविड के टाइम पे मुझे अच्छी तरीके से याद है कि ये 19 के दिसंबर के आसपास कोविड की न्यूज आनी शुरू हुई कहीं कहीं से। जनवरी फरवरी में भारत में भी न्यूज आनी शुरू हुई और मार्च में लॉकडाउन लगा और मार्च से मार्केट गिरना शुरू हुआ। अप्रैल के आखिरी तक आते आते मार्केट करीब 37% के आसपास गिर गया था। फिर मार्केट 2-3 महीने उसी पे थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे हिचकोले खाते रहा
और जब अगले साल जनवरी के आसपास 2021 के जनवरी के आसपास मार्केट ऑल टाइम हाई पर गया। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें समझ में आता है कि दुनिया खत्म होने वाली थी, उस समय भी मार्केट 37% ही गिरा था। अभी दुनिया खत्म होने वाली है ऐसी कंडीशन तो नहीं लग रही है कम से कम, और उसके बाद भी मार्केट ऊपर गया था। इसका मतलब लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर जाता ही जाता है। एक एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ। 3 ईयर SIP 23 नवंबर 2017 से 23 नवंबर 2020, 3 साल का एनालिसिस। अब उसी समय मार्केट गिरा भी था, है ना। अब ये मान के चलते हैं 3 सिनेरियो है कि मार्केट क्रैश हुआ और आपने SIP बंद कर दी, आपने पैसे निकाल लिए या उतने पे ही बेच दिए, ठीक है मार्केट। तो जब 23 नवंबर 2020 में आपका जो रिटर्न आपको टोटल मिलता वो मिलता -20%। सिनेरियो नंबर 2, मार्केट क्रैश आपका कर रहा है बट आप लगातार SIP करते जा रहे हो, है ना। मार्केट क्रैश कर रहा है फिर भी आप SIP कर रहे हो, है ना, चीजें हो रही है। और मार्केट क्रैश किया, आपने SIP बंद नहीं की, तो आपका एनुअलाइज्ड रिटर्न मिला करीब 13.1%, 13.1%। और हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानते हैं कि अगर मार्केट क्रैश नहीं हुआ होता और जहां पर मार्केट मतलब नॉर्मली जहां पर तक मार्केट गई उसी तरीके से मार्केट गया, बट वो क्रैश वाला चीज नहीं होता, जैसे मार्केट गई ऊपर वैसे जाती, तो आपको रिटर्न मिलता 9.8%। आप देख रहे हो मार्केट क्रैश हुआ इसलिए ज्यादा रिटर्न मिला, अगर मार्केट क्रैश नहीं होता तो कम रिटर्न मिलता। तो मार्केट क्रैश हमारे लिए करेक्शन अपॉर्चुनिटी भी होती है, ज्यादा यूनिट्स परचेज करने की अपॉर्चुनिटी भी होती है। इसका मतलब क्या है? मैं आपको 3 चीजें, इन्होंने जो एनालिसिस किया है, इन्होंने 3 उसके वो दिखाए हैं कि इसके 3 मतलब कंक्लूजन है। पहला, मार्केट बार बार गिरता है लेकिन मार्केट ऊपर जाता ही जाता है। रिकवरी 100% होती है, हमेशा 100% से ज्यादा हुई है अभी तक पास्ट डेटा के हिसाब से। टाइम लगता है, कई बार 3 महीने में रिकवरी, कई बार 6 महीने में रिकवरी, कई बार 3 साल में रिकवरी, लेकिन मार्केट रिकवर करता ही करता है। तो ये जो दूसरा पॉइंट था कि मार्केट गिर रहा है तो क्या करें, SIP बंद कर दें, नहीं बंद करें, क्या करें, इसका हमें ये एनालिसिस मिलता है डेटा के हिसाब से। अब तीसरा पॉइंट आता है कि हमें करना क्या चाहिए? क्या हमें एक नई SIP शुरू कर देनी चाहिए? अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, अगर आप ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आप पैनिक सेलिंग करते हैं, मतलब पैनिक इन्वेस्टर हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में भी एक चीज़ आती है, कौन से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। मैं 2 इंडेक्स फंड का एनालिसिस आपको बताता हूँ, निफ्टी 50 और निफ्टी 500। निफ्टी 50 मतलब भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनीज, निफ्टी 500 मतलब भारत की 500 सबसे बड़ी कंपनीज। निफ्टी 50 में देश की सबसे बड़ी 50 कंपनीज आती हैं, लेकिन निफ्टी 500 में देश की सबसे बड़ी 100 कंपनीज, लार्ज कैप की 100 कंपनीज और मिड कैप की 150 कंपनीज और स्मॉल कैप की करीब 200 कंपनीज ये आती है मिड कैप में। अब हम इसका एनालिसिस देख रहे हैं 26 साल का हिस्टोरिकल डेटा, 1999 से लेकर 2025 का हिस्टोरिकल डेटा मैं आपको बता रहा हूं। निफ्टी 50 का कैगर है 13.6%, निफ्टी 500 का कैगर है 15.1%। मतलब निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड 13.6% का रिटर्न दे रहे हैं और निफ्टी 500 का रिटर्न रहा है 15.1%। इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, एक चीज और इसमें है, निफ्टी 50 में टोटल 15 सेक्टर कवर होते हैं। सेक्टर मतलब जैसे हेल्थ केयर, IT, फाइनेंस, अलग अलग सेक्टर्स। निफ्टी 50 की कंपनीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं, तो टोटल 15 सेक्टर्स, 15 सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट आपका होता है। उसमें सबसे ज्यादा हैवी वेटेज है फाइनेंसेस का 37%।
अगर आप निफ्टी 500 में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप टोटल 21 सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब निफ्टी 50 से ज़्यादा सेक्टर्स में आपका इन्वेस्टमेंट होता है, डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा होता है। और इसमें फाइनेंस का जो कंट्रीब्यूशन है वो 32% है। फाइनेंस ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उसका है किसी भी तरीके के आप इंडेक्स फंड में देते हैं। अब हम वोलेटिलिटी का डेटा बात कर रहे हैं। आप दोनों की वोलेटिलिटी अगर निफ्टी 50 और निफ्टी 500 देखोगे ना, तो हमारा एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि निफ्टी 500 ज़्यादा वोलेटाइल होगा, राइट, और निफ्टी 50 कम वोलेटाइल होगा, जबकि ये पिछले 25-26 साल का डेटा जो 1999 से लेकर 2025 का जो डेटा है वो डेटा ऐसा नहीं बताता। वो कह रहा है कि दोनों की वोलेटिलिटी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन एक अंतर है, जब गिरा है तो निफ्टी 50 बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, लेकिन निफ्टी 500 ज़्यादा गिरा है। तो ऐसे लोग, अगर आप पैनिक इन्वेस्टर हो तो निफ्टी 50, अदरवाइज निफ्टी 500। अगर आप इंडेक्स फंड में ही डालना चाहते हैं तो निफ्टी 500 बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अब बात करते हैं कि मेरा एक एग्जिस्टिंग SIP तो चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं कुछ पैसे और डाल दूं, क्योंकि मार्केट गिरा हुआ है आपने बताया, मार्केट सस्ता है आपने बताया, और मार्केट ऊपर जाएगा मुझे भरोसा है, सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं। तो मैं एक्स्ट्रा पैसे कुछ इकट्ठा कर सकता हूं, जैसे मैं अपने सेविंग, जो नॉर्मल सेविंग मैं करता हूं उसमें से कुछ पैसे निकाल सकता हूं, मैं अपने खर्चों में थोड़ी और कटौती कर सकता हूं, कुछ पैसे निकाल सकता हूं। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे नई SIP खरीद कर लेनी चाहिए, या मुझे एग्जिस्टिंग जो SIP है इसी को टॉप अप करना चाहिए? तो इसके लिए मैं आपको दो चीजें बताता हूं। पहली चीज ये है कि आपको ये देखना है कि आपके पोर्टफोलियो में किस किस सेक्टर्स के किस किस तरीके के फंड्स हैं। जैसे मान लो अगर आप बहुत ज़्यादा पैनिक सेलर हो या पैनिक इन्वेस्टर हो, आप बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं देख पाते हैं, और आपके पास एक स्मॉल कैप है, एक मिड कैप है, एक लार्ज कैप है, 3 फंड है, या 1-2 मान लो सेक्टोरियल फंड्स भी हैं आपके पास, तो फिर आपको ज़्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो एग्जिस्टिंग फंड है उसमें से ही लार्ज कैप वाले फंड में आपको टॉप अप करना चाहिए। लेकिन मान लो आपके पास लार्ज कैप है, मिड कैप है, आपके पास स्मॉल कैप है ही नहीं, तब क्या करना चाहिए? फिर भी अगर आप वही हो, मतलब पैनिक इन्वेस्टर हो, तो फिर भी आपको लार्ज कैप में ही जाना चाहिए। अगर लार्ज कैप का एक फंड है तो उसी में टॉप अप करो। अगर लार्ज कैप का एक भी फंड नहीं है तो लार्ज कैप का एक एडिशनल फंड ले लो, मतलब नई SIP कर लो। अब मेरे जैसे लोग जो रिस्क लवर्स हैं, मतलब स्टॉक में नहीं जाना चाहते बट चाहते हैं कि चलो ठीक है जी, मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर दूं, फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट कर दूं, जहां पर रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा बने। अब क्या करना चाहिए? अगर आपके पास स्मॉल कैप का फंड ऑलरेडी है और सेम कैटेगरी का फंड है, जैसे जिस कैटेगरी का फंड आपने लिया है, स्मॉल कैप में भी अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, अलग अलग सेक्टर्स हो सकते हैं। अगर आपने चूज किया है एक पर्टिकुलर सेक्टर, तो उसी में उससे बेटर परफॉर्म करता हुआ आपको ज्यादातर चांसेस है नहीं मिलेगा। एक ही तरीके के फंड्स एक ही तरीके के परफॉर्म करते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने इसके पहले एनालिसिस करा था, आपने एनालाइज करके रिटर्न लिया था, राइट, अपने फंड्स चूज किए थे, ऐसे ही नहीं ले लिया था। अगर ऐसे ही ले लिया था तब तो आपको एनालिसिस करना चाहिए, आपको शार्प रेशियो देखना है, आपको रोलिंग रिटर्न्स देखना है, ये सारी चीजें हमने कई सारी वीडियोस में बात की है। उसके बाद आपको फंड चूज करना है। लेकिन मान लो अगर आपने ये सारी चीजें अपने पहले एनालाइज करके उसके बाद आपने फंड लिया हुआ है, तो उसी फंड में आपको टॉप अप करना चाहिए। और अगर मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना चाहिए? तो किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको एडवाइस लेनी चाहिए। ये जो अलग अलग तरीके के फंड्स हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। फ्लेक्सी कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जिसमें फंड मैनेजर्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। लार्ज कैप के फंड्स वो फंड्स होते हैं जिसमें वो टॉप 100 कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करेगा। मिड कैप के जो फंड्स होते हैं उसमें मिड के जो 200 कंपनीज हैं उसमें, स्मॉल कैप जो बाकी 150 200 जो छोटी कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर आप इंडेक्स फंड में कर रहे हैं तो उस फंड मैनेजर का ये पर्पस होगा कि जो इंडेक्स का रिटर्न है, निफ्टी 50 का रिटर्न है, उसको मैच किया जाए। तो ऑलमोस्ट 90% 95%
जो निफ्टी 50 में फंड्स होते हैं उसी फंड्स में वो इन्वेस्टमेंट करता है। कुछ एक दो ऊपर नीचे भी आता है क्योंकि तुरंत मैच नहीं हो पाता है। जितनी बार आप किसी की नई वीडियो देखते हैं उतनी बार आप नया फंड ऐड कर देते हैं, उतनी बार आप नई SIP 100 रुपए की 500 रुपए की स्टार्ट कर देते हैं। ये सही डिसीजन नॉर्मली नहीं होता। अपने पोर्टफोलियो में 4-5 से ज्यादा म्यूचुअल फंड मुझे नहीं लगता है कि हमें रखने चाहिए। अच्छा, इसमें भी आप ये देख सकते हैं कि आपको केवल डेट फंड रखना है, केवल इक्विटी फंड रखना है, सेक्टोरियल फंड रखना है, तो अपने गोल के हिसाब से पहले अपने फंड की कैटेगरी को चूज करो। जब फंड की कैटेगरी चूज हो जाती है तब फंड सिलेक्शन की बात आती है। हम जो रोलिंग रिटर्न देखते हैं, हम जो शार्प रेशियो देखते हैं, एक्सपेंस रेशियो देखते हैं, हम पहले कैटेगरी चूज कर लेते हैं, उसके बाद उसमें देखते हैं सबसे बेहतर किसका रोलिंग रिटर्न है, सबसे अच्छा शार्प रेशियो किसका है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस अगले टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसके बारे में डिटेल एनालाइज करके डिटेल में समझाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूं। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए। और हाँ, हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।